नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GSYVS में। दोस्तों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगलमय हो। दोस्तों, 2022 आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा जाए। आप सभी को दोस्तों नौकरी लग जाए, मेरी तो यही दुआ होगी। भगवान से भी मैं यही प्रार्थना करूंगा और जो भी आपने मुकाम चाहते हो वो सब आपको पूरा हो जाए। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हम लोग यूपी लेखपाल गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपकी क्लास 22वीं है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, सामान्य ज्ञान से पहले हम लोगों ने सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा किया, ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा किया और आज हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, कल से हम लोग कोशिश पूरी रही, कल से हम लोग अब यूपी लेखपाल का दोस्तों 22 से 23 क्लास सभी के हम लोगों ने कर दिया है। और जब इसकी कुछ आगे का वो होगा सरकार की तरफ से, तो इसको हम लोग फिर से स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी इसको कुछ दिनों के लिए रोक देंगे। और इसके अलावा हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों NTPC और ग्रुप डी की तैयारी हम लोग कराने जा रहे हैं। NTPC CBT 2 और ग्रुप डी की तैयारी हम लोग कराने जा रहे हैं, जिसका पेपर दोस्तों अभी पता है। जब इसका 14 से 18 जनवरी को जो आपका फरवरी को NTPC CBT 2 का स्टार्ट होने जा रहा है और ग्रुप डी का 23 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। आई होप स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कोरोना के कारण दोस्तों जो नया वेव आया ओमिक्रॉन, उसके कारण अगर सब कुछ सही रहता है, अगर स्टार्ट हो जाता तो आप सभी को बहुत ही तैयारियां हम लोग पहले से ही कराना स्टार्ट कर देंगे और जितना हो सकेगा मौका आप लोगों को लगवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, अगस्त 2021 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपक दास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों, ये कोई यूपी लेखपाल जिसको पढ़ना होगा दोस्तों, जीएस तो दोस्तों सभी की बात कर सकता हूँ। हिंदी तो एक आपकी वो हो गई कि वो खाली आपकी इसी में आएगी, यूपी लेखपाल के अलावा इस हिसाब से हम लोग कराते हैं। लेकिन हिंदी भी आपकी उसी में भी आ जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि जीएस के पेपर तो हर पेपर में आ, चाहे एसएससी हो, NTPC CBT 2 हो या फिर रेलवे ग्रुप डी और कोई भी अन्य पेपर हो आपका, उस सब में दोस्तों जीएस तो यही होती है। अब यह अगस्त 2021 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में दीपक दास ने कार्यभार संभाला। अब दीपक दास ने कब संभाला? तो दीपक दास ने 1 अगस्त 2021 को नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला। वह लेखा महानियंत्रक CGA का पद संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं तथा वह 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा ICS के अधिकारी हैं। कार्यभार संभालने से पहले श्री दास ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य किया है। इससे पहले इन्होंने नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, पृथ्वी दो ग्रहों के बीच स्थित है। ये आपको बताना है कि पृथ्वी कौन से दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो यह दोस्तों स्थित है पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र और मंगल के बीच। अब दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे सौर मंडल में पहले इसकी बात कर लेते शुक्र और मंगल के बीच। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और शुक्र और बुध के बीच में है। याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और यह शुक्र और बुध के बीच में है। और पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह। याद रखिए, पूछ सकता है आपसे कितना बड़ा, तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। यह है दोस्तों आपका शुक्र और मंगल। अब भूमध्य रेखा एक दोस्तों काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है और पृथ्वी का व्यास लगभग 8000 मील है। और पृथ्वी के अपनी धुरी पर झुकाव के कारण ऋतुएं होती हैं, याद रखिएगा। अब इसके अलावा दोस्तों ग्रह की बात करेंगे, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। आंतरिक या पार्थिव ग्रह की बात करें तो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाहरी ग्रह की बात करें या जोवियन ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपके हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक काल में हुई थी, जबकि अन्य तीनों का बाद के वैदिक युग में लिखा गया था। किस में लिखे थे? वैदिक युग में, बाद में। और ऋग्वेद की बात करेंगे दोस्तों, ऋग्वेद सबसे पुराना ऋग्वेद है और दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। इसे मानव जाति का पहला साक्षी भी कहा जाता है।
इसमें बात करेंगे 1028, कितने दोस्तों, 1028 सूक्त हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और ये मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह है। कितने, मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह है। 2 से 7वें मंडल तक दोस्तों 6 मंडल सबसे पुराने हैं और सबसे छोटे मंडलों का गोत्र या फिर मानसा मंडल कहा जाता है। अगर मैं इसके अंदर बताऊंगा तो आप भी बोर होने लगेंगे, मैं भी जानता हूँ। इसके लिए अगर मैं आपको अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, सुमेलित कीजिए कि इनमें से जो 4 है कौन कौन से होंगे, कि भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश, या फिर कथक तमिलनाडु, कुचिपुड़ी केरल और मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पहले नंबर में तमिलनाडु ये आ जाएगा, समझिएगा आप। कथक की बात करेंगे ये तो ये आ जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी की बात करेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश, ये आपका हो जाएगा। और मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो केरला, यानी कि ए का पहला, आप इसमें देख सकते हैं, बता दूंगा मैं। तो कौन सा है इसका ऑप्शन, देखिए आप इसमें कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा पहले का दूसरा बोला था ना कथक, तो ये हो जाएगा पहले का ऑप्शन सी नंबर, ए का दूसरा, बी का पहला जो कथक बोला, सी का चौथा यानी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो केरला हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें आपके ये आपकी बात हुई कौन कौन सी नृत्य हैं और जो कि राज्य की बात हुई, तो अब बात करेंगे कौन कौन से नृत्य और राज्य तथा संगीत और वाद्य यंत्र का इस्तेमाल तथा प्रसिद्ध कलाकार उनसे जुड़े जुड़े कौन से हैं। जैसे कि अब दोस्तों ये आपको एक नंबर चाहे किसी भी परीक्षा में हो, मैं कोई एक बात नहीं करता हूँ, ये परीक्षा की नाम नहीं लेता कि यूपी लेखपाल पढ़ा रहा हूँ तो यूपी लेखपाल में ही आएगा। आप किसी भी परीक्षा में, चाहे एसएससी की हो, सीजीएल का ही पेपर ले लीजिए, उसमें भी आपके ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब लोग खाली कहने के लिए नया बैच बना करके दोस्तों आपको समझाने के लिए बोलते हैं, प्रश्न तो यही होते हैं, कोई अलग से प्रश्न थोड़ो नहीं बन के आ जाते हैं। बात करेंगे नृत्य रूप, राज्य, संगीत और वाद्य यंत्र का इस्तेमाल, प्रसिद्ध कलाकार। एक नंबर दोस्तों पक्का कर लीजिए आप किसी भी परीक्षा में, 1 से 2 नंबर, 2 नंबर भी हो सकते हैं कि आपसे नृत्य पूछ सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं, या फिर राज्य पूछ सकता है। भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य का है। संगीत और वाद्य यंत्र का इस्तेमाल इसमें होता है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, बांसुरी, वायलिन और मृदंगम जैसे वाद्य यंत्र इसमें इस्तेमाल होते हैं। प्रसिद्ध कलाकार कौन से, याद रखिएगा, सभी पहले याद रखिए, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी और अरुण दाले आदि, ये तीनों है दोस्तों। कथक की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का है। इसमें उत्तर भारतीय संगीत, मंजीरा के साथ तबला या फिर सारंगी या फिर हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्र। इसमें कौन कौन से कथक में दोस्तों आते हैं, यह सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिरजू महाराज, सुनैना हजारी लाल, सोमना नारायण आदि। इसमें दोस्तों मेन ये जरूर याद रखिए, बिरजू महाराज कथक से हैं, इतना याद रख लीजिएगा बस। बाकी ये भी याद रखिए, अगर आपको याद रखना हो मेन आप याद, और उत्तर प्रदेश का प्रश्न दे रहे हैं तो आपको इन तीनों को ही याद रखना पड़ेगा, सुनैना हजारी लाल या फिर सोना नारायण, ये सभी याद रखने पड़ेंगे आपको। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो इसलिए आंध्र प्रदेश का मुखर और वाद्य कर्नाटक संगीत, मृदंगम, झांझ, वीणा, बांसुरी और तंबूरा जैसे इसमें वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं। इसमें दोस्तों कौन कौन से प्रसिद्ध कलाकार हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, मानुषी छिल्लर आदि ये हैं दोस्तों। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम की बात करेंगे दोस्तों तो ये केरला का है। कर्नाटक संगीत, मृदंगम, इक्का, बांसुरी, वीणा और कुचितालम जैसे वाद्य इसमें इस्तेमाल होते हैं। और इसमें कलाकार कौन कौन से, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा और मुकुंद राज कृष्णा पडिक्कर और आदि, ये सब याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान दोस्तों 46वां, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये उसमें दोस्तों भारत 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में 46वें स्थान पर था। इससे पहले वो 48वें नंबर पर था भारत। अभी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी GIA इसके मतलब एक शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी इंग्लिश में जी। इसकी वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो यानी WIPO द्वारा जारी किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य है लगभग 132 अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में है नवाचार रैंकिंग और समृद्ध विश्लेषण के बहुआयामी पहलुओं पर कब्जा करना है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती की किस मतलब नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहती हैं।
नर्मदा और ताप्ती नदी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ये जो मतलब ये हटा भी दीजिए चाहे तो। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहती, इतना भी लिख सकते हैं आप कि शब्द थोड़ा गलत लग गया इसमें। तो ये दोस्तों पश्चिम की ओर बहती हैं, याद रखिएगा, पश्चिम की ओर बहती हैं नर्मदा और ताप्ती। और अन्य जो अधिकतर नदियाँ हैं दोस्तों वो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अब जैसे इनकी बात कर लें कौन सी हैं, जैसे कि प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर लेंगे तो प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में एक महत्वपूर्ण जल विभाजन बनाते हैं। दोस्तों इतना डीपली और इतना अच्छा कोई भी अन्य चैनल आपको नहीं समझाएगा जितना हम लोग आपको वो खाली क्या क्वेश्चन क्वेश्चन करा करके, और जो हम लोग क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट होता है वो सभी को आपको डिस्कस करते हैं। बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। मानता हूँ कुछ चैनल अच्छे भी करते हैं, लेकिन हम लोग भी दोस्तों अच्छा ही कर रहे हैं आप सभी के लिए। कुछ गलत कर रहे हो तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम लोगों को। बस आपसे यही निवेदन है कि बस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर मतलब सब्सक्राइब करवा दें। शेयर जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। इतना दो ही तीन चीज़ें दोस्तों। अब फ्री में चीज़ हम लोग निःशुल्क कोई चीज़ ले रहे हों, मैं भी पढ़ता था पहले कुछ, तो निःशुल्क कोई चीज़ ले रहे हैं तो दोस्तों कुछ तो अपना समझ करके, हमें एहसान मत कीजिएगा कि हम पर एहसान कर रहे हो कोई चीज़। एहसान मत करिए, अपना समझ के अगर आपको लगता है कि हम लोग कुछ मेहनत कर रहे हैं, अच्छा आपको कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों कर देंगे तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। अगर कुछ गलत लगे तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में एक महत्वपूर्ण जल विभाजन बनाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं, जो पूरब की ओर बहती हैं। दोस्तों कहाँ की ओर बहती है, पूरब की ओर, याद रखिएगा। ये नदियाँ कहाँ बहती हैं, पूरब की ओर। इतना देख लिया आप खाली। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। और ये कहाँ पर जाती हैं दोस्तों, ये जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा ये दोस्तों कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं ये नदियाँ आपकी। चाहे हो जाए महानदी की बात कर लें, गोदावरी की बात कर लें, कृष्णा की बात कर लें, कावेरी की बात कर लें, चारों नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी हैं, ये आपकी पूरब की है, मतलब पूरी मतलब बाकायदा बता दें इनको। लेकिन नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। इनके अलावा भी हैं, उनको ही बात करेंगे हम लोग। नर्मदा नदी की बात करेंगे तो इसे दोस्तों रेवा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न आपके सिर्फ बनते ही बनते खाली बन रहे हैं, सब समझिए सब, कि नर्मदा नदी में इसे रेवा नदी के भी नाम से जाना जाता है। और ये है मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में किस नदी को जाना जाता है, तो नर्मदा नदी को। आपको ऑप्शन 4 रख देगा, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी या फिर कावेरी, चारों में से कोई मतलब रख देगा तो आपको नर्मदा लगाना है। राज्य हो गए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्यों से होकर बहती। इसमें द्रोणी क्षेत्र यानी कितने कितने दूर तक जाती है लंबी, तो ये 98,796 किलोमीटर वर्ग मीटर है। और लंबाई की बात करेंगे तो 1,312 किलोमीटर। स्त्रोत दोस्तों कहाँ से निकलती दोस्तों, ये होती है तो नर्मदा कुंड यानी विंध्याचल पर्वत, अमरकंटक पठार, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश से निकलती। मोहाना की बात करेंगे तो ये खम्पात की खाड़ी कहाँ गिरती है दोस्तों, अरब सागर, भरूच जिला, जहाँ गुजरात से होकर मतलब खम्पात की खाड़ी में जाती है। बस इतना याद रखना। ताप्ती नदी की बात करेंगे तो यह राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात ये भी होती है। द्रोणी क्षेत्र है 262,225 वर्ग किलोमीटर। लंबाई की बात करेंगे 724 किलोमीटर लंबी। स्रोत बताएंगे तो ये मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है। मुहाना की बात करें ये भी मतलब मुहाना मतलब कहाँ जाती गिरती है जाकर के, तो खम्पात की खाड़ी, अरब सागर, डुमास, सूरत गुजरात से होकर। ये पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियाँ जैसे कौन कौन सी, माही भी है दोस्तों, माही, साबरमती, आपकी चार है टोटल। कौन को, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। राज्य मध्य प्रदेश को, राजस्थान, गुजरात, ये भी दोस्तों 35,000 वर्ग किलोमीटर द्रोणी क्षेत्र। लंबाई की बात करेंगे 580 किलोमीटर। स्रोत है दोस्तों विंध्याचल से, मध्य प्रदेश से। मुहाना ये भी दोस्तों खम्पात की खाड़ी, अरब सागर, आनंद जिला, गुजरात से होकर के। ये पूरा मैं आपको डीपली बता रहा हूँ पूरा पूरा। कि साबर नदी की बात करेंगे तो ये भी राजस्थान, गुजरात से होकर के मतलब नदी होती है। द्रोणी क्षेत्र दोस्तों 3,680 पर किलोमीटर, लंबाई 371 किलोमीटर। स्रोत दोस्तों अरावली पर्वतमाला, उदयपुर जिला, राजस्थान से निकलती है, मतलब ये मध्य प्रदेश से नहीं निकलती। मुहाना ये खम्पाती खाड़ी ये भी जाती है दोस्तों अरब सागर, गुजरात में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, न्यूनतम प्रतिशत साक्षरता वाला दर है। न्यूनतम प्रतिशत साक्षरता वाला दर कौन सा है,
साक्षरता दर की बात हो रही दोस्तों, तो ये बिहार है, ऑप्शन सी बिहार दोस्तों सबसे भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। उसकी कितनी है दोस्तों, तो ये दोस्तों है 63.8%। कितनी है दोस्तों, 63.8%। हम लोग इसके अन्य की बात कर लेंगे कि 2011 के हिसाब से कौन क्या है। जैसे 2011 की जनगणना राज्य साक्षरता दर, उच्चतम पुरुष साक्षरता दर वाली बात करेंगे तो लक्षद्वीप है दोस्तों 96.1%। केरला दोस्तों 96% है, और मिजोरम दोस्तों 93.7% है। ये आपका दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, पहली बात याद रखिएगा। राज्य शासित की बात करेंगे दोस्तों 96% है, लेकिन इसमें दोस्तों शायद मिस्टेक हो गई। इसमें दोस्तों पहले नंबर पर 97% है आपकी केरला, सबसे ज़्यादा है। उच्चतम महिला साक्षरता दर वाली बात करेंगे तो केरला दोस्तों 92% है। मिजोरम दोस्तों 89.4%। न्यूनतम की बात करेंगे साक्षरता दर तो बिहार 63.8%, अरुणाचल प्रदेश 67% और झारखंड 67.1% हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाली बात करें, ये भी दोस्तों बिहार है 73.4%, अरुणाचल प्रदेश 73.7%, आंध्र प्रदेश दोस्तों 75.6% है। नेक्स्ट, 8वां प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको पूरी बाकायदा टेबल बना के कराया था कि मतलब सब किस संविधान से, किस देश से कौन सा संविधान लिया गया है। तो आप उसको एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। तो मौलिक कर्तव्य विचार दोस्तों रूस से लिया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रूस ने करा। अब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तत्कालीन यूएसएसआर यानी अब दोस्तों रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ये मत सोचिए खाली आपका मौलिक कर्तव्य ये होगा तो रूस ही बोलेगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा आपसे इसमें प्रश्न क्या पूछा सकता है, तो दोस्तों ये किस संविधान संशोधन अधिनियम पूछ सकता है, तो ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कौन से 42वें, पहली बात तो ये याद रखिए 42वें, और उसके बाद 1976 याद रखिए 1976 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, एक और याद रखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में, देखिए आपका प्रश्न दोस्तों बनने के लिए है बस खाली 4A में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीच दो की दोस्तों लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑरिजिन ऑफ स्पीच चार्ल्स डार्विन लिखे, ऑप्शन डी। अब दोस्तों इसमें प्राकृतिक चयन द्वारा ऑरिजिन ऑफ स्पीच इसे चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। इसे ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्य था। यह मूल रूप से 1859 में प्रकाशित हुआ था, और डार्विन ने अपने सिद्धांत के माध्यम से तर्क दिया कि जीव धीरे धीरे एक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं, जिसे उन्होंने प्राकृतिक चयन कहा है। अब डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को दोस्तों लोकप्रिय रूप से दोस्तों डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो दोस्तों आपको पक्का पता होगा, सॉरी हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर इंटर में था दोस्तों, याद रखिएगा उसमें था। पुस्तक की बात करें लेखक की दोस्तों, तो कौन से, द वर्ल्ड एस आई सी इट, ये पुस्तक लेखक है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन। आउट हाउ टू लिव लॉन्गर एंड फील बेटर, ये दोस्तों लिखी है लिनुस पॉलिंग ने। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये लिखी दोस्तों स्टीफन हॉकिंस ने। याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी। और दोस्तों मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, ये दोस्तों लिखी न्यूटन ने। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। संबोधित नहीं होगा दोस्तों इसमें, चाहे संबोधित बोल सकते हैं, देते हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अब दोस्तों सबकी बात कर लेंगे अलग अलग की। अब उपराष्ट्रपति देते हैं दोस्तों, तो भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। अब उपराष्ट्रपति की बात कर लेंगे तो अब देखिए इसमें आपके सभी प्रश्न आपके उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के जितने भी पद होते हैं आपको सभी मैं आपको बताना चाहूँगा। उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 64 की बात करेंगे उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का प्रधान अध्यक्ष होना।
वह राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के कार्यालय में कोई रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और पूरा जो भी मतलब भत्ते पेमेंट जो भी होगी तो सब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में मिलेगी। उपराष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वह अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। वह देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर रहते हैं। चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव की विधि द्वारा चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद तक पद धारण कर सकता है जब तक कि उनका उत्तराधिकारी प्रभार ग्रहण करता है। वह उस कार्यालय के लिए 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर, सूत्रकणिका। ऑप्शन सी, सूत्रकणिका में दोस्तों डीएनए पाया जाता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूत्रकणिका डीएनए या फिर mtDNA सूत्रकणिका के अंदर पाया जाने वाला छोटा गोलाकार गुणसूत्र है। सूत्रकणिका दोस्तों लगभग सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाया जाने वाला एक झिल्लीबद्ध अंग है। बस इतना ही दोस्तों आपके इम्पोर्टेंस के अंदर, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। गोल्जी कॉय की बात करेंगे दोस्तों तो ये कोशिका स्त्राव के लिए इन ब्रह अणुओं को संशोधित करने और छांटने और पैकेजिंग करने में अभिन्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? जब एक गेंद ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी कुल ऊर्जा दोस्तों समान रहती है, न घटती है न बढ़ती है, याद रखिएगा। उसकी कुल ऊर्जा समान रहती है। जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी संभावित ऊर्जा बढ़ती रहती है और गतिज ऊर्जा दोस्तों घटती रहती है। ये चीज़ आपका याद रखिएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया ही नहीं। तो दोस्तों भारत, इसमें चौथा ऑप्शन ये लिख सकते हैं आप कि ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी लिख सकते हैं आप। उपरोक्त सभी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें आप लिख सकते हैं वाले, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति कर सकते हैं, ना कि और कोई भी नहीं कर सकता है। ना प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ना कैबिनेट मंत्री कर सकते हैं। उपरोक्त तो सभी नहीं होगा दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति होंगे। दोस्तों अब राष्ट्रपति की बात करें तो मुख्य चुनाव आयोग दोस्तों, भारत का मुख्य चुनाव आयोग भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, जो एक ऐसा निकाय है जो राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त आमतौर पर भारतीय सिविल सेवाओं का सदस्य होता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका कार्यकाल आपसे पूछ सकता है, कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। और भारत के चुनाव आयोग की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से ली गई है। और वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध वेतन और भत्ते के समान पद का आनंद लेता है। मतलब बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर लेते हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, इनको ऐसे नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है। राज्य दोस्तों, राज्य की बात कर नहीं है, आपका देश होगा इसमें। राज्य इसमें गलत लिख गया दोस्तों, इसमें देश हो जाएगा। देश के मुखिया हैं भारतीय राष्ट्रपति, देश के मुखिया हैं दोस्तों। अनुच्छेद 52 और इसे उसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 123 में दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है तथा राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, चाहे वो किसी भी सेना के हों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, कोई भी ले सकते हैं आप। अब इसमें बात करेंगे, उसे अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। मतलब किसी को भी राष्ट्रपति क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, एक निर्वाचन मंडल उसे चुनता है। एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह 5 साल के लिए पद धारण करते हैं। आपका ये भी प्रश्न दोस्तों, 5 साल के लिए। राष्ट्रपति संघ के कार्यकारी प्रावधानों का एक हिस्सा है जो राष्ट्रपति से संबंधित लेखों सहित अनुच्छेद 52 से 78 से संबंधित। दोस्तों मैं जानता हूँ थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रधानमंत्री की बात करेंगे, भारत का प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। राजनीतिक दल द्वारा आम चुनाव जीतने और पद के लिए एक उम्मीदवार को नामित करने के बाद भारतीय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों अपने देश में राष्ट्रपति भले ही सर्वोच्च पद पर रहते हैं, मतलब माने जाते हैं पहले, लेकिन तो अपने देश में प्रधानमंत्री मेन होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है।
कैबिनेट मंत्री की बात करें तो एक कैबिनेट मंत्री एक सरकार की कार्यकारी शाखा का सदस्य होता है जिसे कैबिनेट में नियुक्त किया गया है, जो प्रमुख नीति निर्माताओं, सलाहकारों और सरकारी विभागों के पर्यवेक्षकों का समूह है, जो प्रधानमंत्री के प्रतिवेदित करता है। 14वां प्रश्न, घुटने की संधि और कोहनी की संधि किसके उदाहरण है? तो घुटने की संधि और कोहनी की संधि दोस्तों हिंज संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब हिंज संधि की बात करेंगे, ये संधि जो दरवाजे पर कब्जा हिंज के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार की संधियों में सीमित गति होती है और यह अस्थियों को एक दिशा में आगे पीछे गति करने के लिए अनुमति देता है। उदाहरण के लिए कोहनी तथा घुटना, याद रखिएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे? तो ये दोस्तों थे नाना साहब। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका बिल्कुल कहाँ से बजा दोस्तों? तो ये बजा था मेरठ से माना जाता है। इसका सही उत्तर है नाना साहब। अब नाना साहब की बात करेंगे दोस्तों, तो नाना साहब कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। वह मराठा साम्राज्य के 14वें पेशवा थे और नाना साहब का असली नाम धुंधु पंत था। क्या था दोस्तों? धुंधु पंत। और वह दिवंगत पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे और वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। बस ये इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, स्थायी लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP है, किसके बराबर आपसे पूछ रहा है? तो ये दोस्तों राष्ट्रीय आय के बराबर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थायी लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का गठन दोस्तों सेल्यूलोज के द्वारा किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का उन्नत संस्करण कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का उन्नत संस्करण दोस्तों है विंडोज 10। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विंडोज 10। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक उन्नत संस्करण है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित और वितरित मालिकाना ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम परिवारों का एक समूह है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, कंप्यूटर अनुप्रयोगों के संदर्भ में FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो FTP का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसके बात करेंगे क्या क्या होता है इसमें। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जैसे दोस्तों यह है TCP और IP कनेक्शन पर इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच फाइलों को प्रसारित करने के लिए एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यह एक क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर या फिर प्रोटोकॉल है। FTP का उपयोग करते हुए दोस्तों इसे एक क्लाइंट सर्वर पर फाइलों को अपलोड, डाउनलोड, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने औपचारिक रूप से 3 संतान नीति को कानून में पारित किया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा चीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीन देश ने औपचारिक रूप से 3 संतान नीति को कानून में पारित किया। अब ये क्यों किया है दोस्तों? तो ये इसलिए किया है दोस्तों इसमें इसलिए किया है कि ये दोस्तों इसलिए चीन ने किया है कि चीन में दोस्तों विधायिका ने देश के परिवार नियोजन नियमों में औपचारिक रूप से संशोधन किया है ताकि दंपतियों को 3 संतान पैदा करने की अनुमति मिल सके। चीन औपचारिक रूप से कानून में 3 संतान नीति पारित करता है क्योंकि इसमें दोस्तों घटती जन्म दर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतिगत उपायों की भी घोषणा की है इसके तहत। चाहे इसमें पालने और शिक्षित करने की लागत को कम करने के लिए वित्त, कर, बीमा, शिक्षा, आवास और रोजगार सहित सहायक उपाय करने का आह्वान करता है। मतलब दोस्तों चीन में बहुत ही जो इस वहाँ पे बुजुर्ग ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब बूढ़े लोग, और जो जन्म मतलब बच्चे बहुत ही कम जन्म ले रहे हैं वहाँ पर। इससे इनके इसे क्या कहते हैं कि इनके मंसूबों पर पानी फेर है एक प्रकार से दोस्तों, क्योंकि चीन बहुत ही भड़काऊ है और वो हर देश क्या कहते हैं कि बगल हर उसके अन्य देशों से उसके झगड़े चल रहे हैं। उसके अगल बगल जितने भी हैं उस सभी को दोस्तों कब्जा करना चाहता है हर देश के। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एंड फिर से दोस्तों आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका 2022 मंगलमय हो। धन्यवाद।